बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन से पहले बच्चों हम लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं। कौन सा मोशन? ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है फोर्स एंड मोशन, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये चीजें पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव की। तो लीनियर मोशन है सीधी डायरेक्शन में, नाक की सीध में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुड़ना किसी तरफ नहीं है, यह है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तीन पैरामीटर्स। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 वेलोसिटी और नंबर 3 एक्सेलरेशन। तीनों वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन बदले तो इनकी मिकदार या इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन का बदलना, आप ए से बी तक आ गए, पोजीशन बदल गई। वेलोसिटी है कितनी रफ्तार से आए, ए से बी तक पहुंचे हैं 2 मिनट में पहुंचे हैं या 2 सेकंड में पहुंचे हैं, तो पीछे कैटेगरी में कौन आ रहा है? रफ्तार, वो क्या है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है कि आपने अपनी रफ्तार भी बदली है कि नहीं, जैसे पंखे का स्विच ऑफ है तो 0 है स्पीड, अगर आप उसी स्विच को ऑन करते हैं तो स्पीड इंक्रीज करना शुरू करती, शुरू में कम है और फिर बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक आती है। तो जब स्पीड कम या ज्यादा हो रही हो तो याद रखना है बॉडीज क्या करती हैं। अब इस चैप्टर का नाम है सर्कुलर भी और रोटेशनल भी, दोनों में फर्क क्या है? सर्कल किसे कहते हैं, रोटेशन किसे कहते हैं? सर्कुलर मोशन है कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है एक लाइन को, ये जो लाइन यहां पे लगी हुई, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? किसी भी घूमने वाली चीज को गौर से देखें, फिर उसके घूमने की सिमत में अपनी उंगलियों को कर्ल करें। जैसे सब जरा ऊपर पंखे की तरफ देखें और पंखे की रोटेशन को पहले दिमाग में ऑब्जर्व करें कि ये किस तरफ घूम रहा है। अब इसके घूमने की सिमत में, सब उठाएं हाथ जरा, घूमने की सिमत में अपनी उंगलियों को कर्ल करें तो आपका जो अंगूठा, आपका जो थंब है, वो आपको बता रहा है द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बता रहा है? ये ऑब्जेक्ट ये आपके सामने रोटेट कर रहा है, करें जरा इसकी डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करें, किस डायरेक्शन में करेंगे? समझ नहीं आ रही तुम्हें? राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट नहीं यूज। प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। करना इसमें उस दीवार की तरफ इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है इसके घूमने की डायरेक्शन में अगर मैं अपनी उंगलियों को भी कर्ल करूं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है, नजर नहीं आएगी, पर यही वो लाइन है जिसके गिर्द लगता है कि बॉडी घूम रही। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी घूमने वाली बॉडी पर राइट हैंड रूल लगा दो, क्या मिल जाते हैं उसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्ज किया ये सूरज है और उसके गिर्द घूमने वाली ये जमीन है, जमीन किसके गिर्द घूम रही है? अब जमीन के घूमने की डायरेक्शन में जब उंगलियों को कर्ल करते हैं तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ना सिर्फ मिल जाता है बल्कि यह भी पता चलता है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसकी बॉडी में से नहीं बल्कि सूरज में से पास कर रहा है। अगर किसी घूमने वाले जिस्म का एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी से बाहर एग्जिस्ट कर रहा हो, घूम जमीन रही है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन किस में से गुजर रहा है? सूरज में से, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन घूमने वाले ऑब्जेक्ट में से पास नहीं कर रहा, उससे बाहर है, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप फोकस करके जमीन को फोकस करें और जमीन के घूमने पे ध्यान दें कि जमीन जब खुद अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, जिससे दिन रात बदलते हैं, जिससे इस घूमने से साल बदलते हैं, आपकी अगली बर्थडे आ जाती है इस पे, लेकिन जमीन का एक चक्कर 24 घंटों में पूरा होगा, अगला दिन शुरू हो जाएगा, फिर एक चक्कर पूरा होगा, अगला दिन शुरू हो जाएगा। अब जमीन का घूमना ऐसे है, तो जमीन के घूमने को आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें और ये जमीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन जमीन की बॉडी के अंदर से पास कर रहे हैं। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के इंटरनल एग्जिस्ट कर रहा हो तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। अब बताओ ये पंखों का मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी है, घूम रही है, इसी के घूमने में पता लगेगा कि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसी के अंदर से पास करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया। प्लैनेट्स का मोशन क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। अब आगे जब सर्कुलर मोशन को हमने इन डिटेल पढ़ना है तो बच्चा पार्टी, जैसे लीनियर मोशन के 3 बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं पढ़ने के, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर भी इसी तरह पढ़ा जाएगा।
लेकिन इसके पैरामीटर्स के नाम और सिंबल्स अलग हैं। इसमें जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ी जाएगी तो सिर्फ उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा और रिप्रेजेंट किया जाएगा थीटा से। वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा, लेकिन रिप्रेजेंट किया जाएगा लेटर ओमेगा से, ग्रीक लेटर है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, थीटा, ओमेगा और अल्फा। अब हमने अगले हिस्से में लेक्चर के इन्हीं तीन चीजों को एक्सप्लोर करना है, इनके फॉर्मूलाज, इनके यूनिट्स और इनके यूनिट कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन्स क्यों जरूरी है? इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है ना, उसमें उसने सीधे सीधे आंसर्स पूछे ही नहीं है, उसमें उसने आंसर SI यूनिट से हटके भी पूछे हुए हैं। ज्यादातर तो हमें यही हुक्म होता है ना कि SI यूनिट्स में आंसर निकालें, लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत हद तक उसने SI यूनिट से हटके भी आंसर्स मांगे हुए। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या हेडिंग है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये एक दायरे का सेंटर है, यहां पे एक पॉइंट, इसको पॉइंट A कह लो। अब ये ऑब्जेक्ट जब इस दायरे के सरफेस पे घूमता चला जाएगा और फर्ज करो ये इसकी पोजीशन B है, इस पोजीशन B को जब दोबारा आप सेंटर से मिला के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी ओरिजिनल लाइन के साथ एक एंगल सबटेंड कर लिया है। इसी एंगल का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई दायरे में बॉडी ने सीधा तो जाना नहीं, जो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े, अगर उसने घूमना है तो उसने डिग्रीज कवर करने हैं, उन्हीं डिग्रीज का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जगह थीटा है, ये जगह कहलाती है S, आर्क लेंथ, और ये क्या है? रेडियस। थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। थीटा इज इक्वल टू S का यूनिट भी मीटर, R का यूनिट भी मीटर, से मीटर हो जाता है कैंसल। इसलिए थीटा के कोई नॉर्मल बेस यूनिट्स में आंसर नहीं है। अब यहां पे थीटा को इस वक्त कमी है किस चीज की? यूनिट्स। किस चीज की कमी है? अब बच्चों इसके यूनिट्स एक्सप्लोर करते हैं, ध्यान दोबारा से रखना। ये पार्टिकल ए से शुरू हो और घूम के ए तक वापस आ जाए, इस चीज को मैं नाम दूंगा 1 रेवोल्यूशन का। क्या नाम दूंगा? एक मर्तबा घूमना 1 रेवोल्यूशन, 2 मर्तबा घूमना 2 रेवोल्यूशन। और आपकी कॉमन सेंस ये तो बता ही सकती है कि जब ये एक दफा घूम गया है तो 1 रेवोल्यूशन के साथ साथ 360 डिग्रीज भी कवर होंगे, 360 डिग्री। और डिग्रीज के साथ साथ बच्चों एक और यूनिट इसका साथ हम एक्सप्लोर करते हैं जिसका नाम होता है रेडियन। क्या नाम होता है? पूरे रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। ये बात हमने पुरानी क्लासों में भी पढ़ी है, इसलिए मानना मुश्किल नहीं था। ये बात उससे भी ज्यादा आसान है, एक दफा घूमना 1 रेवोल्यूशन है। इसको हजम करना थोड़ा मुश्किल है कि भाई 2 पाई क्या है, साथ रेडियन क्या है। तो हम थीटा को उसका SI यूनिट जो असाइन करते हैं वो असाइन करते हैं रेडियन। क्या असाइन करते हैं? अब रेडियन कैसे मेजर होगा बच्चों, इधर देखना। थीटा इज इक्वल टू S ओवर R लिखो और S ओवर R के साथ आप यूनिट पहले मेंशन कर दो रेडियन। अब ध्यान से देखना होगा क्या। आपने एक पूरा चक्कर काटा, पूरे चक्कर में S कितना कवर किया आपने? सरकमफेरेंस। क्या कवर किया? सरकमफेरेंस का फासला 2 पाई R होता है। सरकमफेरेंस का फासला क्या होता है? 2 पाई R। नीचे क्या है? यूनिट क्या है? हम ये किस चीज को मेजर कर रहे हैं? एक पूरा दायरा मुकम्मल करने में फासला कितना तय हुआ? वो हुआ सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना है? डिवाइडेड बाय R से R। थीटा एक पूरे रेवोल्यूशन के लिए कितने रेडियंस आ रहा है? 2 पाई रेडियंस। तब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इस वैल्यू को ध्यान में रखना। इसका मजीद भी फलसफियाती मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये 2 पाई रेडियन क्या है? अब थीटा के 3 यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। इसमें से किस यूनिट को SI होने का दर्जा हासिल है? द आंसर इज रेडियन। रेडियन वो यूनिट है जिसको कौन सा दर्जा हासिल है? SI यूनिट होने। अब आप यहां पे कन्वर्जन सीखेंगे। व्हाट आर कन्वर्जन्स? भाई रेवोल्यूशन को कंपेयर करना है रेडियन से, आपने डिग्रीज को कंपेयर करना है रेडियन से। कैसे करना है? आपने लिखना है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। आप लिखेंगे 2 रेवोल्यूशंस
इक्वल्स टू, और ये कहानी ऐसे चलती जाएगी, यानी हर अगले रेवोल्यूशन पे इवन नंबर्स में पाई रेडियंस बढ़ जाएंगे। पहले कितने, 2 पाई, 2 से कितने हो जाएंगे, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये ज्यादा मजे का रिलेशन है। 360 डिग्री मिलकर बनाते हैं 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बनाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन। अब यहां पे डिग्री नहीं लिखना 360 का, डिग्री आप पीछे छोड़ा है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 और 360 को कैंसिल कर दें तो 180 बचेगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। इस कन्वर्जन का क्या फायदा है, जब आप लिखते हो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, आप ये पता चला सकते हो कि 45 डिग्री कितने रेडियन है। 45 को 1 डिग्री से भी मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 रेडियन लिख के इसको भी 45 से जरब दे दो। आसान सा वेक्टर बता रहा हूं, ये रिलेशन लिखना और रिलेशन लिख के दोनों तरफ 45 से जरब दे देनी। अब इधर क्या बनेगा, 45 डिग्री, 45 4 180 होता है। 1/4 की बजाय इसे पाई बाई 4 रेडियंस पढ़ा जाए तो ज्यादा मजा है। तो जब हम कभी रेडियंस में एंगल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये रिलेशन बच्चों नहीं भूलना, इसको किताब पे नोट भी कर लेना, अब किताब पे नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन कन्वर्जन में काम आएगा। 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन, कोई भी एंगल उसका रेडियन का रिश्तेदार पता लगाना है तो आपने दोनों तरफ रेडियन से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। समझ आई इस बात की। हम किस रिलेशन पे चल रहे हैं, डिग्री और रेडियन। अभी वाले हिस्से में मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया जिससे आप डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा यही रिलेशन लिख रहा हूं, 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये लिखा है, ये 3 आना चाहिए आपको, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, या फिर 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू, यहां पे 1 रेडियन को अकेला छोड़ दो और 360 डिग्री को सिर्फ 2 पे और पाई जिसकी वैल्यू कितनी है इस पे तकसीम करो और कैलकुलेटर का बेदरेज इस्तेमाल करोगे तो एक जवाब आएगा 57.3 डिग्री। और ये जवाब किताब पे लिखा हुआ भी नजर आएगा आपको। देखिए जरा कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 57.3 डिग्रीज। टिक करते जाएं। और ये हिस्सा जिसमें साबित किया गया है कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये छोटी सी कन्वर्जन है जिसको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, एस ओवर आर। एसआई यूनिट कौन है, मगर और भी यूनिट्स हैं। पूरे चक्कर को रेवोल्यूशन कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं, और रेडियंस में 2 पाई। 2 पाई रेडियन कैसे निकलता है, फॉर्मूला दोबारा लिखा, एस ओवर आर। 7 यूनिट क्या है, एक चक्कर में एस का मतलब है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय, दोनों कैंसिल, 2 पाई रेडियन इज द कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो रेडियन 2 पाई रेडियन हो गया एक पूरी रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद मैंने कन्वर्जन बताई, रेवोल्यूशन टू रेडियन या रेडियन टू रेवोल्यूशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरऑल, लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। जहां कहीं आपके पास वैल्यू रेडियंस में लिखी होगी और उसे रेवोल्यूशंस में बदलना होगा, या रेवोल्यूशन में लिखी होगी और उसको, वहां पर आपको ये वाली इक्वालिटी काम आएगी। कब काम आएगी उसको न्यूमेरिकल्स में जाके देखेंगे। डिग्री से रेडियन निकालने हो, ये आइडेंटिटी, और रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं ये पता चलाना हो तो आइडेंटिटी से दोबारा शुरू कर देना। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, पूरी बात, 1 रेडियन में कितने डिग्री, 57.3 डिग्री। टॉपिक का नाम डिनोटेड बाय ओमेगा, डिनोटेड बाय, मैंने यहां पे कहा था कि सर्कुलर मोशन में थीटा, ओमेगा और अल्फा ये 3 क्वांटिटीज हैं। यहां भी ये 3 क्वांटिटीज हैं, ये तो तीनों वेक्टर्स हैं।
क्या ये भी वेक्टर्स है? जवाब हां भी है और ना भी है। जवाब हां तब है जब हम बहुत छोटे एंगल्स के लिए इनको डिस्कस करें, बहुत स्मॉलर एंगल्स के लिए। एक चीज ने बट टर्न लिया है। अब ये पंखा अगर यहां पे 250 साल से लगा हुआ है, एक ही सिमत में घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को वेक्टर कहने की क्या मुसीबत है? 250 साल तो एक ही डायरेक्शन से तुरी जा रहे हैं। तो जब वो चीज डायरेक्शन ही नहीं बदल रही, फॉर अ लार्जर एंगल्स, कितना लार्जर एंगल? एक रेवोल्यूशन में ये कितने डिग्री कवर कर रहा है? 360, दूसरी में 720, तीसरी पे गिनती कैलकुलेटर पे चली जाएगी, फिर चौथी, पांचवी, छठी रेवोल्यूशन। और जब से आप बैठे हो सुबह 8 बजे से क्लास में, ये कोई 7-8 हजार रेवोल्यूशन तो कर चुके, बल्कि उससे ज्यादा ही कर चुके। इतने एंगल बैठ के कौन मेजर करे? तो फॉर अ लार्जर एंगल्स हम इन क्वांटिटीज को वेक्टर नहीं मानते। लेकिन अगर स्मॉलर एंगल्स के, एक गाड़ी ने टर्न लिया है किसी रोड पे, तो उन्हें घूमते थोड़ी रहना। टर्न ले लिया है तो टर्न लिया है, आप उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करो और देखो कि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है। जवाब फिर वही है, राइट हैंड रूल। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। जवाब फिर क्या है? जिस डायरेक्शन में उसने टर्न लिया है, उंगलियों को उस डायरेक्शन में कर्ल करो। आपका जो थंब होगा वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ थीटा भी, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा भी, डायरेक्शन ऑफ अल्फा भी। और एक और बात, ये जो थंब है, मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बताता है। तो ये तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो एक बुक पे नाम लिखो, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। नोट करें जल्दी से, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। अब जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ए से बी तक जाना, ए से सी तक जाना, या सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। अब अगला हिस्सा क्या है? ए से बी तक कितनी स्पीड से जाना, ए से बी तक कितनी, उस स्पीड का नाम है एंगुलर वेलोसिटी, घूमने की रफ्तार। किससे डिनोट करना है? ऊंची आवाज में किससे डिनोट करना है? ओमेगा से। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा का यूनिट क्या था? क्या एक ही यूनिट था? 3 यूनिट थे थीटा के। हम उसमें से क्या चूज कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या बना? रेडियन पर सेकेंड। लेकिन अगर इस पंखे के लिए कभी हमें स्पीड बतानी पड़ गई तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर यूनिट है ये वाला, रेडियन की जगह मिनट, सेकंड की जगह सेकंड, क्योंकि छोटा सा टाइम है। मिनट चलो फिर भी एक अच्छा खासा टाइम है सेकंड के मुकाबले में। तो अक्सर न्यूमेरिकल्स में जो यूनिट दिया होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया होता है। वहां पर आपको अलर्ट होना है कि आपने आंसर रेवोल्यूशंस पर मिनट में नहीं देना, किसमें निकालना है। तो क्या हम रेवोल्यूशंस पर मिनट से रेडियन पर सेकंड बना सकते हैं? एक चुटकी में बना सकते हैं। एक रेवोल्यूशन कितने रेडियंस होता है? एक मिनट कितने सेकंड होता है? कन्वर्ट हो गया, यहां पे लिखा हुआ है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो 45 को इस फैक्टर से, इस पूरे फैक्टर से जरब दे दो, जवाब किस में आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड में। किसमें आ जाएगा? अब बच्चों, चूंकि चीजें हमारे सामने अपनी रोटेशन ज्यादातर पूरी करती, जमीन है नहीं रुक रही, चक्कर काट रही, रेवोल्यूशन पूरी हो रही। अब जरा मेरी तरफ ज्यादा तवज्जो करके, रेवोल्यूशन पूरी हो रही। रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियन। साथ मिला के पढ़ना है, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? आज का दिन गुजर गया, कल का आ जाएगा, जमीन कितना चक्कर काट लेगी? एक रेवोल्यूशन, यानी कितने रेडियन? पंखा एक चक्कर काट लेता है एक रेवोल्यूशन के साथ साथ कितने रेडियन? 2 रेडियन। घड़ी की 3 सुइयां उधर देखो, एक सुरख सेकंड वाली, फिर एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। सेकंड वाली सुई 9 पे अगर है, इसने दोबारा 9 पे आना है तो एक रेवोल्यूशन, यानी कितने रेडियन? मगर कितनी देर में? 60 सेकंड में। मिनट वाली सुई भी 9 पे है, ये जब दोबारा 9 पे आएगी तो 60 सेकंड नहीं गुजरेंगे, लेकिन रेवोल्यूशन एक ही गुजरेगी। और एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितने होते हैं? अब ध्यान इधर देना,
अगर आपको क्लॉक की सुइयों की रफ्तार मालूम करनी पड़ जाए तो ओमेगा ऑफ सेकंड, ओमेगा ऑफ मिनट, ओमेगा ऑफ और, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई का पूरा चक्कर 2 पाई रेडियन, मिनट वाली सुई का पूरा चक्कर, घंटे वाली सुई का भी पूरा चक्कर, सबके पूरे चक्कर का नाम 2 पाई रेडियन ही है, लेकिन सबका टाइम बराबर नहीं है। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, 60 मिनट में, 12 घंटों में। जो सुई अभी आपको 7 पे नजर आ रही है, दिन के 7 पे, ये दोबारा जब 7 पे आएगी तो रात के या शाम के 7 बज चुके हों। कितने घंटे लगे इसको? तो एंगुलर वेलोसिटीज मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियंस को गुजरते वक्त पे तकसीम कर दो। सेकंड वाली सुई 60 पे तकसीम होती है, ये 60 मिनट पे होती है, ये 12 घंटों में। कोई बच्चा मुझे ये बता दे जमीन की एंगुलर स्पीड हम कैसे निकालें? घूम रही है ना, 2 पाई रेडियन तो हो गया, एक चक्कर काट लिया 2 पाई रेडियन हो गया, 24 आवर्स। वेरी गुड। अर्थ की रेवोल्यूशन स्पीड चक्कर काटना 2 पाई रेडियन ही है, और कितनी देर में? 24 आवर्स। यानी सुई 2 मरतबा घूमे, 12 घंटे, फिर 12 घंटे, 2 मरतबा घूम लिया तो जमीन की रोटेशन बन गई। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटीज मालूम कर सकते हैं। और मजे की बात है बच्चों, ये सारी की सारी एंगुलर वेलोसिटीज बुनियादी तौर पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज हैं। कौन सी? भाई सेकंड वाली सुई को देखो, क्या आपके सामने कभी वो तेज हुई, स्लो हुई? एक ही रफ्तार से चल रही। एक ही रफ्तार का नाम कांस्टेंट होता है। जमीन के घूमने की रफ्तार ओवरऑल एवरेजली देखा जाए तो ऑलमोस्ट, तो ये सारी की सारी एंगुलर वेलोसिटीज है कांस्टेंट। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज को अगर बदलना पड़ जाए तो क्या करें? तो क्या करें? सवाल पैदा होता है ना, तो क्या करें? जब कभी वेलोसिटी हीट बन के कांस्टेंट हो जाए तो उसको बदलने के लिए हम लेकर आते हैं मैदान में एक्सेलरेशन। क्या लेकर आते हैं? और इसी एक्सेलरेशन का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टाइम। और मैं एक पुराना ख्वाब आप लोगों के याददाश्त में दोबारा ताजा कर दूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा टी। वही इक्वेशन तो है। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या एक्सपेक्ट करते हो? ओमेगा का यूनिट तो होता है रेडियन पर सेकंड, फिर सेकंड, अकेला ओमेगा रेडियन पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय फिर से, तो यूनिट क्या बन रहा है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड। अब ज्यादा मुश्किल में आगे नहीं जाना, ध्यान इधर रखना। क्या इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन नहीं बनाते? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बनाते हैं ना? तो पढ़ते ये जाओ, लिखते ये जाओ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। समझ रही बात की? सेकंड इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस की जगह थीटा इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 एस वी एफ स्क्वायर माइनस 2 ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। ये है लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन और ये कहलाती हैं एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनसे न्यूमेरिकल्स भी हल हो रहे हैं किताब में और एग्जांपल्स भी हल हो रही हैं किताब में। क्या हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज? लेक्चर का पहला हिस्सा। किसी भी सर्कुलर मोशन में एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, रेडियल वेक्टर्स क्या होते हैं, टेंजेंशियल क्या होते हैं, ये लेक्चर का दूसरा हिस्सा। और तीसरे हिस्से में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो समझना है कि रिजिड बॉडी के ऊपर लगे हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स में क्या चीजें सेम होती हैं और क्या चीजें डिफरेंट होती हैं। अब हमने पहले रिलेशन बिल्ड करना है,
एक फॉर्मूला हमारे सामने हमने कल पढ़ा था, S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू, बच्चों S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, लिखे बगैर इधर समझना सबने। आपने सबसे पहले दोनों तरफ टाइम से करना है डिवाइड, और फिर अकॉर्डिंग टू बुक आपने लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो दोनों तरफ अप्लाई कर दें। उससे क्या होता है, आप इसको एक डेरिवेटिव की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको पढ़ा जाएगा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं वेलोसिटी को। आर एज इट इज आ जाएगा, डेल थीटा बाय डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं ओमेगा को। तो बच्चों ये हमारे पास रिलेशन बिल्ड हो गया, जिसमें v है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी इस पॉइंट पे जाके कि इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये असल में एक एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जब आपने इसको क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है तो एक तरतीब याद रखना, नोट भी कर लेना अपने पास। ओमेगा पहले लिखना है और आर बाद में लिखना है, क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर से हमें v की डायरेक्शन तभी सही मिलती है जब हम पहले ओमेगा लिखते हैं और बाद में आर लिखते हैं। इसकी मैं आपको रीजन सेकंड डायग्राम में भी दूंगा कि ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखते हैं। इसकी एक लॉजिक तो मैं आपको ये याद करवा दूं, हमने पढ़ा था कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस है। तो वेक्टर फॉर्म में जब भी इसको लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपने लिखना है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पहले और आर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर सिंपल प्रोडक्ट लिखना है तो जस्ट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यही इक्वेशन दोबारा पिक कर ली, इस शक्ल में लिख ली। इस शक्ल में लिखने के बाद दोबारा से इसको टाइम पे डिवाइड किया दोनों तरफ, और लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो करके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, आर एज इट इज। ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम का नाम क्या था, अल्फा। S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करूं, अल्फा पहले और आर बाद में। तो इसी तरह बुक पे भी आपके ये नोटेशंस दी हुई है, तो समराइज कर लो तो रट्टा लगाना है इस तरीके से, S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों रिलेशन बच्चों भूलने नहीं है, ये तीनों रिलेशंस, ये भी हमें आगे चैप्टर में काम आना है, ये भी हमें आगे चैप्टर में जाके काम आएगा। अब अगले स्टेप पे आते हैं, क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, क्या होते हैं रेडियल वेक्टर्स, और क्या होते हैं टेंजेंशियल वेक्टर्स। फर्स्ट कर लें, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रहा है। अब आप इसके थीटा ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहें तो लगना है राइट हैंड रूल। क्या लगना है, इसके घूमने की डायरेक्शन में फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं तो देखो मेरा थंब एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ पॉइंटेड है। इसका मतलब है कि थीटा इसी सिम्त में है, ओमेगा इसी सिम्त में है, और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो अल्फा भी या अलोंग या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो तमाम वेक्टर्स जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो उन्हें बोला जाता है एक्सियल वेक्टर्स। इसमें सिर्फ ये तीन ही नहीं आ जाते, इसमें टॉर्क भी शामिल हो जाता है और इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आगे जाके शामिल हो जाता है। वो तमाम वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ आ गई यहां तक। अगली बात, ये एक पत्थर बड़ी तेजी से घूम रहा था दायरे में, अचानक ये इस पॉइंट पर पहुंचा तो रस्सी टूट गई। घूमता रहेगा, नहीं घूमता रहेगा। ये रस्सी टूटने वाले मकाम से किधर जाएगा, नीचे गिरेगा, सीधा निकल जाएगा यहां पे। ये जिस सीधी डायरेक्शन में निकलेगा वो डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल है, और वही लीनियर डायरेक्शन भी है। मतलब सर्कुलर का रास्ता मुनकता हो गया तो अब पीछे लीनियर मोशन बच जाएगा। लीनियर मोशन ही को क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल। तो इसी डायरेक्शन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी, इसी में वेलोसिटी होगी, अगर मौजूद हुई तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन। इसको टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल वेलोसिटी और स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एस, वी और ए ये कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, टेंजेंशियल वेक्टर्स। अब आखिरी बात, एक्सियल को टेंजेंशियल से जोड़ता कौन है, एक्सियल को टेंजेंशियल से जोड़ता कौन है, रेडियस। तो रेडियल वेक्टर्स वो होते हैं जो अलोंग द रेडियस हो, रेडियस खुद इसमें आ जाता है। एक और बड़ी मजे की चीज आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके डायरेक्शन में क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो टुवर्ड्स द सेंटर जाने का रास्ता कौन है, रेडियस।
So the vectors which lie along the radius are radial vectors. Vectors that lie along the tangent are tangential vectors, and vectors that are along the axis of rotation are axial vectors. थीटा r और s क्या कनेक्टेड नहीं है s इज इक्वल टू आर थीटा से? ओमेगा r और v किससे कनेक्ट है? यहां मैंने आपको बताया था कि v की डायरेक्शन मिलेगी जब आप ओमेगा को r से क्रॉस करेंगे। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे? राइट हैंड रूल। कौन सा रूल? ओमेगा को घुमाना है r की तरफ। गौर से बात सुनना भी समझ आ जाएगी। ओमेगा को घुमाना है, ये ओमेगा है, ये r है, ठीक है। अगर इस दायरे को थोड़ा 2D प्लेन 3D प्लेन में सोचें तो ओमेगा और ये रेडियस है। अब मैं ओमेगा को r की तरफ जैसे ही रोटेट कर रहा हूं, मेरा थंब मुझे किसकी डायरेक्शन देगा? वेलोसिटी। ओमेगा r की तरफ रोटेट करने से डायरेक्शन किसकी मिल रही है? थंब यानी वेलोसिटी की। और देखो वेलोसिटी है भी इसी तरफ। दोबारा गौर से देखो, ओमेगा को r की तरफ अगर मैं ट्विस्ट करता हूं तो वेलोसिटी की सही डायरेक्शन मिल रही है। मैंने इसलिए कहा था तरतीब बहुत जरूरी है। अगर आप r क्रॉस ओमेगा कर देते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इस तरफ है, हमारा थंब पॉइंटेड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तरतीब बदल देने से आपका असल जवाब गलत हो जाएगा। लिहाजा ओमेगा पहले आएगा और r बाद में आएगा। ये वाला डायग्राम भी हमें यही समझाता है कि ये तीनों चीजें आपस में इंटर रिलेट की जा सकती हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये सारी लीनियर है, इन्हीं सबका नाम टेंजेंशियल है। दरमियान में कनेक्ट कर रहा है r, रेडियल है, और थीटा ओमेगा और अल्फा ये क्या है? अच्छे से समझ आ गई डायग्राम। और लास्ट पॉइंट आज की, एक रिजिड बॉडी होती है जो इंटैक्ट हो, जिसके सॉलिड बॉडीज कहते हैं। ये पंखा एक रिजिड बॉडी है जिसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस उसके सेंटर से हमेशा फिक्स रहता है। जिसके तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस उसके सेंटर से हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो दो तरह की वेलोसिटीज हैं, एक एंगुलर वेलोसिटीज, एक लीनियर वेलोसिटीज। ये सेंटर है रिजिड बॉडी का। फर्ज करो ये सेंटर से आगे मैंने एक नुक्ता चूज कर लिया ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अब ए सेंटर के बहुत करीब है, बी दूर है और सी सबसे दूर। ये बॉडी जब घूमने लग गई तो घूमते हुए फर्ज कर लो ये पहुंच गया पॉइंट ए, यहां तक आ गया पॉइंट बी और ये आ गया पॉइंट सी। मेरा आपसे सवाल ये है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में से सबसे ज्यादा एंगुलर स्पीड किसकी लगती है आपको? आपके मुताबिक ओमेगा सी ग्रेटर है किससे? ओमेगा बी ग्रेटर है किससे? ठीक है। अब आप मुझे बताएं ए, बी और सी लीनियर वेलोसिटीज क्या तीनों की सेम है या इनमें भी डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा। मान लिया, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? अभी भी आप सी के हक में ही हैं। ए की स्पीड ज्यादा किससे? और इसकी सबसे मैक्सिमम। ये भी गलत है और ये बात भी गलत है। अब इसको हमने करना है दुरुस्त। मैंने इसीलिए कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना जरूरी है, और गौर से ध्यान से समझना मुश्किल ये बिल्कुल नहीं है। बच्चों जब ये बॉडी घूम रही है, घूमते हुए ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो एंगल ए के लिए बन रहा है वही बी के लिए बन रहा है, क्योंकि एंगल तो यही है ना, एंगल तो सेम है। सेम एंगल फॉर ए, सेम एंगल फॉर बी, सेम एंगल फॉर। ओमेगा की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगल ऑफ ए सेम, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी भी सेम। जब तीनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो तीनों में कोई फर्क है ही नहीं। रिजिड बॉडी पे लगे तमाम पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। भाई पंखा घूम रहा है तो क्या पंखे के जो पर जो सेंटर के करीब है वो स्लो घूम रहा है और जो बाहर की तरफ है वो तेज घूम रहा है? नहीं, सबके पॉइंट्स की स्पीड क्या है? सेम। लेकिन कौन सी? एंगुलर। कौन सी? क्योंकि ऑल आर कवरिंग सेम एंगल इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। थीटा बटा टाइम अगर सेम है तो सब की एंगुलर वेलोसिटीज भी क्या होंगी? ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी द वैल्यूज ऑफ ऑल डैश क्वांटिटीज आर सेम। लीनियर के एंगुलर, ऊंची आवाज में, यहां पे वर्ड क्या आएगा? एंगुलर। अब बच्चों यहां पे ना सिर्फ ओमेगा, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, अल्फा भी आ जाए तो अल्फा ए, अल्फा बी एंड अल्फा सी। रिजिड बॉडी पर तमाम के तमाम पॉइंट्स को जो एंगुलर क्वांटिटीज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। अब सवाल आता है कि क्या ये बात दुरुस्त थी? एक और चांस देता हूं, इसके बारे में दोबारा सोच लें। ऊपर तो सेम है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा या नहीं रहेगा?
थोड़ा बहुत सोचें, मतलब गलती हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहले कुछ कहा मैंने? हाँ, ओमेगा तो सेम हो गया। अब अगर ओमेगा सेम है तो ये भी परेशान हो गए ना तुम लोग, नहीं हो गया ना? तो ये भी क्या रहेगा, मान नहीं रहे तुम लोग, वैसे लगे हुए बस, सेम रहेगा ना? नहीं रहेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं रहेगा, चले उनकी मान के देखते हैं जो कह रहे हैं कि नहीं सेम रहेगा। बी का ओमेगा से रिश्ता तब बनता है जब वो आर से ज़रब खाए। आर तो सेम नहीं है ना, आर छोटे वाला, बड़े वाला, सबसे बड़े वाला, ऐसे ही है। तो वी सी सबसे ग्रेटर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद वी बी और उसके बाद वी सी। तो ये बात अब ठीक होगी कि वी सी इज ग्रेटर देन वी बी एंड वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। तो रिजिड बॉडी पे मुख्तलिफ डिस्टेंस पर मौजूद पॉइंट्स के लीनियर क्वांटिटी सेम नहीं होती, लेकिन एंगुलर क्वांटिटी सारी की सारी क्या होती हैं? आई एम होपफुल ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया।